गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने सेंटर ऑफ मास किया था। कौन बताएगा सेंटर ऑफ मास का क्या हमारे पास एक्सप्रेशन आया था कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का? हाँ जी, एनीवन? कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे सेंटर ऑफ मास के? r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। हाँ जी बिल्कुल सही, m1 प्लस m2। तो इसी के बेसिस पे आज थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके। पिछली बार तो हमने सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था तो उससे आपने कैलकुलेट कर लिया था। पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने का हमारे पास ये है, ठीक है। तो आज करते हैं टू आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है ये, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स, ठीक है। दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स है हमारे पास, ईच ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, लेंथ L, ऑलराइट, are joined to form L-shaped structure. Find the center of mass of system. हाँ जी, कैलकुलेट कीजिए। सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। कैसे करोगे सॉल्व? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? मैम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। हाँ जी बताओ कैसे कैसे। उसने बोला रॉड एल शेप स्ट्रक्चर बनाएगी, एक कैसे हो गई और एक किस तरह से हो गई? ये दो रॉड्स अटैच कर दी मैंने एल शेप स्ट्रक्चर में। मैम इधर ओरिजिन पे 0,0 आ जाएगा। 0,0, वेरी नाइस। M1 आपके पास कितना आया? कैपिटल M, एंड M2 भी कितना है? कैपिटल M। मैम इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L,0। किसका? मैम ये जो x एक्सिस पे है। अच्छा यहाँ पे L,0, वेरी नाइस। और मैम इधर आ जाएगा 0,L। 0,L, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास के x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालते, तो x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? M1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 m2। तो ये कितना आएगा? कैपिटल M इंटू, हाँ जी, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब बताओ, x1 x2 तो आपने दिया ही नहीं मुझे, आपने तो मुझे सिर्फ ये दे दिया x। इसको मैं x1 लेट करूं? आपने इसको x1 लेट किया हुआ है? यस मैम। अच्छा इसको x1 लेट किया, x1 ये y1 और ये x2 ये y2। चलो फिर 0 बताओ आएगा सारा आंसर। वो कैसे 0 आया? एक्चुअली हम जब ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं ना, हम खुद ब खुद बोल देते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है मिड में। तो अगर ये पूरी L है तो ये हाफ कितना हो गया? L/2,0। और यहाँ से कितना हो गया आपके पास? कितना? 0,L/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लो। दिस इज योर x1। मैम समझ नहीं आया। देखो यस मैम। मैम स्टार्टिंग से बता दो ये नंबर। आपके पास L शेप्ड बॉडी है, ठीक है। वो उसने बोला है कि दो रॉड्स ली हमने जिसकी लेंथ L है। तो हमने क्या, सबसे आसान तरीका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को खत्म करने का, दैट इज ओरिजिन, राइट। ओरिजिन पे लेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टोटल लेंथ L, ये भी लेंथ L क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। और बोला है कि इस तरह से अरेंज करना कि वो L शेप बने, तो L शेप में रख दी मैंने। ये पूरी जो लाइन होगी, इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो कितना होगा? टोटल लेंथ L है तो L,0, वाई एक्सिस तो 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कितना होगा हमारे पास? 0,L,
ठीक है, तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट लेते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ऑलवेज सेंटर पे ही, मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द बॉडी में कहाँ पे लाई कर रहा है, पूरे सेंटर के सिस्टम पे। तो पी पॉइंट में लेट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा x1 कॉमा, तो ये इसका हाफ है, तो ये l/2 कॉमा 0, और ये कितना हो जाएगा 0 कॉमा l/2। दिस इज माई x1, दिस इज माई y1, दिस इज माई x2, दिस इज माई y2। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करो जरा, m1 x1 प्लस m2 x2, तो ये कितना आ गया, m इंटू x1 कितना है l/2 प्लस m2 इंटू x2 कितना है 0 to 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो इट इज 2m। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, m l/2 डिवाइडेड बाय 2m, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया l/4। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, l/4। हाँ जी, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया l/4। सिमिलरली मैं y के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगी, l/4 आया तो ना। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m इंटू 0 ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया l/4 कॉमा l/4 ही है। l/4। ठीक है, दोनों में। तो अब अगर इसका r वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो आपके l/4 i कैप प्लस l/4 j कैप। ठीक है, मैम एक बार ऊपर से पूरा दिखाना, इधर वाली साइड में। ठीक है, तो समझ आए, मतलब सेंटर ऑफ मास पे जो न्यूमेरिकल्स आने हैं वो ही डिफिकल्ट होते हैं हमारे पास। अब एक और सिस्टम देती हूँ, फिर देखना आप लोग, बताना कि मुझे कैसा है। ठीक है, कैसे आप उसका आंसर कैलकुलेट करते हो और कितनी कितनी वैल्यूज आनी चाहिए उसकी। डन मैम। डन। तो अभी नेक्स्ट लिखिए, फॉर अ, लिखिए फाइंड center of mass for a given L-shaped body having total mass 3 kg as shown in the figure below। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, तो हमारे पास है, चले हम आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आपको फिगर डायग्राम बनाती हूँ। ये देखो, इस तरह से उन्होंने डायग्राम दी, साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिया होगा। ओके, तो ये है 0 0 ओरिजिन। जानबूझ के वो मोस्ट ऑफ दी चीजें हमारे पास वहां पे क्यों बनाते हैं ओरिजिन पे, सो दैट कि इजी रहता है हमारे लिए। तो ये कोई कॉपर प्लेट है और टोटल का मास 3 kg है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 2 0 और यहाँ पे है 0,2। किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि इसका 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? मैम जैसे पहले वाला किया वैसे। वो कैसे करोगे? उसमें तो 2 एल शेप्ड हमने ज्वाइन की थी और फिर हमने खुद से चूज किया था कि कोई पी पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, पर यहाँ पे तो 3 kg मास लिया हुआ है, और मतलब कैसे असेंबल करें और क्या करें? एनीवन, एनी आइडिया? आर्यन? मैम x1 और हमें 2 में डिवाइड कर देंगे इसको पूरे प्लेट। किस में डिवाइड कर देंगे? हम 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? लाइक दिस?
तो मैम हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देते हैं? अच्छा, तो इधर वाला तो ग्रेटर हो गया और उधर वाला कम हो गया, तो क्यों ना मैं सिमेट्री में डिवाइड करूँ, तब ज्यादा अच्छा नहीं है? हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। यस मैम। अब 3 kg है तो अकेला अकेला कितने का आ गया? m1 is equals to m2 is equals to m3 is equals to 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 3 क्यूब्स बन गए। सेंटर ऑफ मास में आपको खुद से असम्पशंस लेनी होती है, सिमेट्रिक बॉडीज ही देंगे हमेशा वो आपको, सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना। अब 3 बॉडीज है तो इसका सेंटर हमेशा यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 और इसका सेंटर C3। बिल्कुल सही। यस मैम। इसका सेंटर ऑफ मास C1, इसका सेंटर ऑफ मास C2, इसका सेंटर ऑफ मास C3। तो चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना जरा कैसे होगी। चलो लीव इट, सबसे पहले हम लोग सबसे इजी वाला टॉपिक उठाते हैं। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ C2 फाइंड आउट करते हैं, सबसे इजी पिक करते हैं rather than going at the difficult first। C2 पे पिक करते हैं। देखो यहाँ से दोनों से हाफ, ये हाफ है ना, ये यस है ना मैम। पूरा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,1 हो गए, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 0.5, 0 और यहाँ से भी कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 0, हाफ। 0.5 लिखना है 0.5 लिख लो, हाफ लिखना है हाफ लिख लो। तो C2 का कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए? इधर से हाफ है और इधर से भी हाफ है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके? 0.5, हाफ। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? यस अब आते हैं C1 के कोऑर्डिनेट्स पे। C1 का जो ये वाला कोऑर्डिनेट है x वाला, वो तो एग्जैक्टली इसी पे लाई कर रहा है, तो वो दैट इज हाफ। x वाला तो कोऑर्डिनेट उसका हाफ हो गया, ठीक है। अब जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो देखना जरा, यहाँ से 1.5। ठीक है, तो ये आगे 1.5 है, तो 1.5 को रेशो में लिखेंगे तो वो क्या होगा? 3/2। देखो 1 प्लस हाफ तो कितना हो गया? 1 प्लस हाफ कितना हो गया? 3/2। 1 बॉक्स तो उसने पूरा कवर किया, नेक्स्ट बॉक्स का हाफ में कवर किया। 1 बॉक्स कंप्लीट एंड नेक्स्ट बॉक्स हाफ में कवर किया, तो ये कितना हो गया? 3/2। तो शैल आई राइट 3/2। तो फटाफट से कोऑर्डिनेट्स ऑफ C3 बता दो। मैम हाफ कॉमा हाफ। देखो ना C3, यहाँ से तो y तो हाफ आ रहा है, 3/2 कॉमा हाफ। यस 3/2 हाफ। वेरी गुड इशमीत, ठीक है हमारे पास ये आ गया। क्लियर है ये? अब सुनो, अब मेरे पास क्या आ गए? देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या मैं इसका निकालूं, x का कोऑर्डिनेट निकालूं? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। यही है रूल? यस मैम। यस मैम। तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आया। 1,1/2 प्लस 1,1/2 प्लस 1,3/2/3। मैम मास तो 3 kg दे रखे है ना। हाँ तो सबका तो एक एक बॉक्स का तो 1 kg है ना ऊपर। सबसे पहले यही तो बात समझाई मैंने आपको। 15/2। कितना? 15/2। बता दो। सब में से 2 डिनोमिनेटर है तो ऊपर कितना हो गया? 5, नीचे 5/6 नहीं आना चाहिए? 5/6। 5/6 है x। y कितना आया आपके पास? y भी कैलकुलेट करिए चलो। m1 y1 प्लस m2 y2। हम सेम है। यस हम सेम। ये भी आया 5/6। ठीक है, तो इसका मतलब r वेक्टर कैसे लिखूंगी मैं? 5/6 i कैप प्लस 5/6 j कैप। इजी? यस मैम। वेरी इजी ना? समझ आया मतलब कैसे करना है सेंटर ऑफ मास के? पहले आपको उन सबके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स निकालने हैं, उन सबके सेंटर ऑफ मासेस निकालने हैं, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। मैम मैम एक बार दोबारा समझा दो। 3 वाला बताना एक बार, वो
3/2 कैसे आया? 3/2 इस तरह से आया हमारे पास। देखो 1 बॉक्स तो कंप्लीट आया पूरा, C3 पे पहुंचना है मुझे। C3 पे पहुंचने के लिए ये देखो हमारे पास 1 बॉक्स तो 1 पूरा कवर कर गया, हाफ इसका कवर किया, तो इधर से इधर तो हाफ ही गया ना, 1 से हाफ, तो ये तो हाफ रीजन हो गया, 1 उसने कवर किया, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया आपके पास? 3/2। ठीक है, अगर आप वैसे डिवाइड में करोगे तो आपके पास ये 1.5 बोल दो कि एक में आधा मैम ऐड हो गया तो 1.5। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमने ऐसे ही आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैलकुलेट कर लिए। हाँ जी, कोई मैम कुछ प्लीज पूछ एक रहा है? बार दोबारा समझा दो कोऑर्डिनेट्स वाला। पूछो तन्वी, कौन से वाले कोऑर्डिनेट्स नहीं समझ आए आपको? मैम देखो एक हम बार सब ये दोबारा करा दो। इन सबके हम सेंटर ऑफ मासेस कैलकुलेट करते हैं, मतलब सॉरी, हाँ सेंटर ऑफ मास हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किए। हमारे पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉर्नर्स के दे रखे थे गिवन डायग्राम में, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किए। फिर मैंने इसको कट किया रीजन्स में, तो 3 पार्ट्स आ गए हमारे पास। तो C1 जब हमने C2 सबसे पहले कैलकुलेट किया हमने, तो इधर से भी हाफ है और इधर से भी हाफ है। यस मैम, पहले y एक्सिस पूरे का बॉक्स का हाफ आधा है, लिया फर्स्ट फिर दोनों के उसका कोऑर्डिनेट्स हाफ आ गए। लिया ना। हाँ जी, पहले y एक्सिस का हाफ 1 हो गया ना, पूरा पूरा यस 1 हो गया मैम, था ये। फिर फिर उसका आगे से 0,1 फर्स्ट, था। हाँ हाँ, ओके ठीक है, तो 0 कम। अब समझ आ गई? यस मैम। मैम क्लियर है? C1 का बता दो। C1 का आपके पास देखो, यहाँ से तो x कोऑर्डिनेट तो हाफ ही आ रहा है आपके पास, पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 बॉक्स प्लस आधा है, तो 1 बॉक्स प्लस आधा 3/2। तो में से ओके किसी कुछ बच्चों ने बोला कि 1.5 लिख लो, तो मैंने सोचा क्योंकि सारे हम रेशो में लिख रहे हैं तो मैंने उसको रेशो में लिखा रहने दिया। अदरवाइज लिखना होगा तो आपको 0.5 1.5 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, तब क्या होगा अगर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, एक फटाफट से एक क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ऐसा ही है, ठीक है? वॉइस अनुभव, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो एक सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम देती हूँ, बस मैं थोड़ी यस वैल्यूज को थोड़ा सा लेवल अप करके जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है ना, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर L shaped body such that the mass of the system is 4.5 kg, ठीक है, as shown in the figure। ठीक है, तो जो सबसे पहले कैलकुलेट करेगा उसकी वैल्यूज वैलिड कंसीडर कर लेंगे हम, फिर उसके बाद कंपैरिजन में बाकी सबकी वैल्यूज दे देंगे। तो ये हो गया 4,0, दिस इज 0,0, दिस इज 0,4। कीजिए, देखो इतनी सी फिगर दे रखी होगी आपको एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए, फिर हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स में कैसा होता है। लेट मी सी ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल, मैम फिगर नहीं दिख रही। अब क्लियर है? यस मैम। कुछ भी नहीं है वहां पे, 2,0 था, आज यहाँ पे 4,0 है, 4 का डिस्टेंस आ गया है। हम तो हाफ जगह 1 लेंगे। देखना खुद से ही देखना, ये तो आपने, ये तो आप डिवाइड करो, सारा कुछ आपने करना है। आया किसी का?
मैम मेरे को मास नहीं समझ आया, कैसे डिवाइड करूं? देखो कितने पोर्शन में डिवाइड करना है आपको? मैम 3 से डिवाइड कर दूंगी। तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 1.5 ईच। 1.5 ही आ रहा है ना यस सीरत? क्या Yes, हुआ? ma'am. हाँ सीरत, ये छोटे छोटे बातें ही नहीं समझ रहे हो आप, क्या बात? 11th क्लास में आ गए हो, आ जाओ भाई। देखो ना 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है, फिर से आपने वही स्टोरी करनी है जो पिछली बार करवाई थी मैंने। C1 C2, तभी तो वैल्यूज चेंज करके दी मैंने, क्योंकि एग्जाम में 2 वाली तो बहुत इजी होती है। ऐसे जानबूझ के यहाँ पे कई बार 5/3 ऐसे जानबूझ के डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देते हैं वो आपको। मैम 6 i कैप प्लस 6 j कैप। अब मेरे पास आंसर नहीं है तो ठीक है, हम आर्यन का आंसर लेके चलते हैं कि 6i + 6। 5/3 किसी का आया 5/3? सॉरी मैम मैंने डिवाइड नहीं किया। 5/3 आ रहा है। हाँ मेरा गलत है। 5/3 आ रहा है। 5/3 मैम। यस 5/3 i कैप प्लस 5/3 j कैप बन रहा है ये तो। सबका यही है। Yes. तो मुझे 5/3 C1 C2 के कोऑर्डिनेट्स बता दो फटाफट। C1 कितना आया था सबका? 1,1 C1 1,1 आया। 1,3 1,3 1,3 1, और ये कितना आया? 1, और ये कितना? 3,1। ऑलराइट, कितना इजी था ये तो फिर कैलकुलेट करना, है ना? चलो मैम मेरे नेक्स्ट को आते नहीं हैं। समझ आया कोऑर्डिनेट। नहीं समझ आया आपको? मैम नहीं आ क्यों रहा नहीं? कोऑर्डिनेट ही नहीं पता लग रहा है। कोऑर्डिनेट। यस क्या मैम नहीं कर हो रहे रहा हैं? है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो स्लो। कोऑर्डिनेट क्या होता है? चलो पहले इधर ये समझते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं कोई रास्ते में पी पॉइंट ढूंढूंगी तो उसके पास 2 पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक वाई, है ना? तो जब वो एक्स पे होती है तो उसका ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ? एक्स। और वाई कौन सा होता है? जब वो ओरिजिन से वाई की तरफ चलता है तो वो डिस्टेंस क्या होता है उसका? वाई। तो इसी को बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, राइट? यस मैम। तो साथ के साथ बताते भी रहना, ठीक है ना? अब ये आया फर्स्ट, पहले लिखते हैं एक्स फिर लिखते हैं वाई। तो अब उसने बोला कि आपको पूरे सिस्टम को कट करना है। पूरे सिस्टम को कट किया हमने 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि एल शेप है तो परफेक्टली कट होता है वो 3 इक्वल पार्ट्स में। तो पहले वाले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। पहले वाले का मैंने जानबूझ के, देखो एक स्क्वायर की तरह तो बन रहा है ये, तो स्क्वायर ये क्यूबॉइड जो भी होता है ये तो उसका हमेशा सेंटर पे ही होता है। तो हमने उसका C1 ले लिया, इसका C2, इसका C3, हमने तीनों के सेंटर्स पे फिक्स कर लिया पॉइंट। मासेस है 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हुआ है तो 4.5 को 3 के साथ डिवाइड करना था तो 1.5 kg ईच आ जाता। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर क्यूब का जो पोर्शन होगा वो हमेशा क्या लेगा? हमारे पास 1.5 kg ईच लेके चल रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चले तो हमारे पास क्या आया कि ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट C1। तो C1 को बिल्ड करूंगी तो मैं पहले यहाँ पे इसको कट किया तो ये एग्जैक्टली इन दोनों का हाफ है, तो ये 2,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, पूरे y का हाफ तो 0,2 और इसका हाफ 0,2 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे आया हमारे पास। सबसे पहले इस वाले को देखूंगी, C1 वाले को। C1 वाले को मैंने ऑब्जर्व किया तो देखो ये इन दोनों का हाफ आ रहा है तो ये 1 ही आएगा ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। अच्छा ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया तो ये देखो यहाँ से 1 2 बॉक्स हो गए और फिर ये इन दोनों का हाफ है तो 2 और 4 का हाफ कौन होता है? 3, तो ये हो गया 0,3। तो इन दोनों का बीच में अगर मैं डिस्टेंस उठाऊं तो यहाँ से y का डिस्टेंस हो गया 3 और यहाँ से x का डिस्टेंस हो गया 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 1,3। 1,3। अभी क्लियर है? यस मैम। अभी क्लियर? अभी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देखो 2 और 1 के बीच में, 2 और 0 के बीच में 1 ही तो आता है। तो इधर से 1 था, इधर से 1 था तो इनका 1 1। इधर देख लेते हैं, इधर 3 आया हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 कॉमा ऊपर से कितना आया? 1, 3,1। ये 3 था और इधर देखो y एक्सिस कितने हैं इसके पास 1। जब भी x एक्सिस मेजर करना है वो हॉरिजॉन्टली मेजर करना है, y एक्सिस वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है आपके पास और वर्टिकल डिस्टेंस 1 है।
मुश्किल है क्या कुछ? नो मैम। तन्वी मैम C3 का नहीं आया समझ में। 3 का नहीं आया क्यों? ये Yes, देखो ना, ma'am. इसका 1 बॉक्स हो गया ये, मैम तो यहाँ से 0 से 2 तो 2 था, 3 और 2 और 4 के बीच का हाफ 3, तो यहाँ पे ये 3 हो गया x 3 और y कितना है ये 1। ओके मैम। अच्छा मैम सेंटर लेना है इनका। थैंक गॉड। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सेंटर ऑफ मास होता क्या है भाई? ऑलमोस्ट सारी बॉडीज का सेंटर। तो ये किसी और चीज को देखना ही नहीं, जब आप इस क्यूब को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिर्फ आपको इस क्यूब का सेंटर देखना है। मैम जब अब आप आ इस गया क्यूब को देख रहे समझ में। हो, आ गया समझ में। तुम दोनों के पास कहीं मेडिकल तो नहीं है? मेडिकल ही है। यस मेडिकल ही है। कोई बात नहीं, चलिए आगे लिखिए। फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लिखिए डिस्टेंस ऑफ। अच्छा अभी देखना, अब हमें देखो, आपको क्या अभी तक मैंने सिखाया कि सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंसेस निकालो, राइट? हर बार आपको मैंने क्या बोला कि आपको मैंने साइड्स के पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस दे रखे होंगे, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेट करने। आज एक गेम करते हैं। आज हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ साइड के पार्टिकल्स का निकालना, सेंटर ऑफ मास गिवन है आपके पास, ठीक है? क्या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स का निकालना है, हाँ, सेंटर ऑफ मास आपको गिवन होगा। तो लिखिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इफ difference between the particles is given। तो जब तक मैं डायग्राम ना दूं तब तक तुम्हें क्लियरली समझ भी नहीं आता है, तो चलो हम देखते हैं। अब क्या होगा अगर मेरे पास ये पार्टिकल सिस्टम है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल सिस्टम है एक, ठीक है? तो ये है हमारे पास m1 मास का पार्टिकल, ये है m2 मास का पार्टिकल, और इधर कहीं इनका क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। उसने बोला कि आज मेरे को क्या गिवन होगा, r इज गिवन, क्योंकि ये डिफरेंस है ना, तो गिवन क्या क्या होगा, गिवन r होगा और सेंटर ऑफ मास गिवन होगा आपके पास, ठीक है? तो इससे सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना होता है हमेशा, r1, और ये वाली दूरी कितनी होती है, r2। क्लियर है? यस तो बनाओ इसको। बना लिया सबने? चलें यस मैम। यस। लिखिए, थ्योरी लिखते हैं अब हम इसकी कि कैसे आया हमारे पास। कहते हैं कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम m1 m2 where m2 is greater than m1, ठीक है? तो m2 is greater than m1, ऐसे ही हमने एक कंडीशन लेट कर ली। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एक कोई r डिस्टेंस से इसको सेपरेट किया। तो सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोज टू M2। y। मैम उस दिन आपने Why? बताया था स्टार्टिंग क्या में, बताया था, क्या बताया था? मैम जिसका मास ज्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोज टू द हैवियर बॉडी, ठीक है? जिसका मास हैवी होगा उसकी तरफ ही हमेशा लाई करेगा, हैवी मास वाली बॉडी की तरफ लाई करेगा। लेट r1 and r2 are the distances of m1 and m2 from center of mass, ठीक है? such that r1 और r2 को मैं in terms of r लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी आर्यन? अंश आप बताना जरा। यस मैम। कैसे लिखूंगी r1 r2 को r की टर्म्स में? ये है ना फिगर, r1 और r2, इसको r की टर्म्स में कैसे लिखूं? R1 plus R2। यस, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ऑल्सो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ
ध्यान से सुनना, अब इसको बोलूंगी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस। क्या बोलूंगी, मोमेंट ऑफ मासेस। क्या वर्ड यूज किया है, मोमेंट ऑफ। अच्छा आपको याद होगा जो मोमेंटम होती है वो क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी होती है ना। मोमेंट ऑफ मासेस का मतलब होता है m इंटू आर, मास इंटू डिस्टेंस। मास इंटू डिस्टेंस को क्या बोला करेंगे अब हम, मोमेंट ऑफ मास। याद रख लेना, अब से फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस। कहीं पे लिख लो अपने हेडर पे, मास इनटू डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ मासेस। तो मोमेंट ऑफ मासेस, ठीक है, बोलते हैं कि अबाउट सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमेशा इक्वल रहते हैं, आर इक्वल। ये इसकी प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी जो आपने पहली बार पढ़ी है, जिसका प्रूफ कहीं नहीं है आपको, सिर्फ थ्योरम। तो बोलते कि ये हमेशा हमारे पास इक्वल होनी चाहिए मोमेंट ऑफ मासेस। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड r1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो r1 फाइंड आउट करूंगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगी, बाय डिवाइड r v eliminate r2 from इक्वेशन 1। तो r2 कैसे एलिमिनेट करूंगी, r2 इज इक्वल टू r माइनस r1। इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगी सेकंड में, पुटिंग इट इन 2। कीजिए सब्स्टिट्यूट सब लोग, और फिर r1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं पेज टर्न कर लूंगी। मैम डन। डन। यस मैम। तो कितना है आपके पास r1, मैम m2r माइनस m2r1 अपॉन m1। एक सेकंड देख लेते हैं, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, r1 कैलकुलेट करना है। तो सारा उधर ले जाऊंगी, m1 प्लस m2 इंटू r1, इसको उधर ले गई ना, m2 इंटू r आ गया। तो मुझे r1 चाहिए, तो इट इज m2r बाय m1 plus m2। चलिए अब फटाफट से मुझे ऐसे ही वो फाइंड आउट कर दो, r2। To find R2 we eliminate कितना, R1 from equation 1। तो हमारे पास कितना आ गया, R1 is equals to R minus R2, putting या substituting it in 2। मैम m1 r by m1 plus m2। ठीक है, ये किसने बोला अभी, मैम पलक। ठीक है, पलक करते करते फोन भी गिरा दिया अपना। m1 r is equals to m1 plus m2 into r2। ठीक है, तो m1 r by m1 plus m2 इक्वल्स टू r2। लीजिए ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। जब r1 फाइंड आउट करना है तो ऊपर मास कौन सा होना चाहिए, m2। जब r2 फाइंड आउट करना है तो ऊपर मास कौन सा होना चाहिए, m1। इजी, यस मैम। फॉर्मूलास क्लियर है। आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे, यस करोगे हेल्प मेरी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो ये एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स हैं। तो चले, लेट्स सी हाउ फार यू विल गो। लिखिए फिर क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं इसमें, नहीं पहले इजी दे देती हूँ फिर आप बाकी कर लेना। द डिस्टेंस बिटवीन कोई पॉइंट्स है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन CO मॉलिक्यूल। ये कौन सी गैस है,
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। Yes, ठीक है। तो ये क्या सिंबल डाला है मैंने? Armstrong. आर्मस्ट्रॉन्ग। Armstrong. कितनी वैल्यू होती है इसकी? 10 10⁻10। minus 10. ठीक है, 10⁻10 मीटर होता है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ O एटम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। कीजिए कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा ट्रिकी है, पर होपफुली आप लोग कर पाओ। आंसर आया किसी का? मैम इनका मास नंबर लेंगे ना? मास नंबर, हाँ नहीं, बट आप ऐसे कर लो ना कि जैसे अगर पूरा सिस्टम दे रखा है तो चलो ले लो मास नंबर ही। ठीक है, ओके फाइन, मास नंबर ले लो। पता है ना कितना कितना होता है? कार्बन का 12 और उसका 16। उसका 12 ग्राम होता है, उसका 16 ग्राम होता है मास। आया क्या किसी का आंसर? Ma'am, 6.4 into 10 raised to power minus 11. शायद नहीं, चेक करें एक बार। Ma'am, 4.8 into 10 raised to power minus 11. 4.8, yes, मेरा भी यही 4.8 आ रहा है into मैम। 10 decimal. Yes, 4.8 is appropriate. हमें RO निकालना था ना, तो हमें मास चाहिए M2 का, मतलब सेकंड कार्बन का। ठीक है, इनटू R टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय MO प्लस MC। यही तो किया ना अभी फॉर्मूला। Yes, ma'am. जब Yes, किसी एक का ma'am. मास निकालना है तो उसके ऊपर दूसरे का आना चाहिए डिवाइडेड बाय सम ऑफ अदर टू। तो ये कितना हो गया? कार्बन का 12 इनटू R डिस्टेंस है 1.12 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 16 प्लस 12, सो इट विल गिव यू 12 बाय 28। सो ये जा रहे हैं टेबल में किसी 1 2, Yes, ma'am. तो ये किसके टेबल में जा रही है? 4 3 और ये कितने का? 8 का 7। 7s are ठीक है, मैम 7. लो, तो आपके पास इधर आ गया सीधा 4.8 एंगस्ट्रॉम, 0.48 एंगस्ट्रॉम। बहुत इजी था। Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्टिकल सिस्टम है, has 2 particle system has masses m1 and m2 at a distance r1 and r2 from center of mass. If the first particle moved, ध्यान से यहाँ से ट्विस्ट आएगा, if the first particle moved towards center of mass by distance d, all right,
by what distance the second particle move to keep center of mass at the same position. सेंटर ऑफ मास को उसी पोजीशन पे रखने के लिए जो सेकंड पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? कैसे करोगे? Anyone wants to give a start? चलो मैं यहाँ तक लिख लिया, सबने नोट डाउन कर लिया? मैम R1 में से D माइनस करें। यस यस यस, बिल्कुल सही। दूसरी तरफ अभी सबने लिख लिया है ना, तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, उसने बोला पहले कि हमारे पास सिचुएशंस दोनों ड्रॉ करती हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले था हमारे पास इस तरह कोई सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास उसका लाई कर रहा है, यहाँ पे है आपके पास R1 और यहाँ पे है M1, ये है M2 और ये है R2, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सॉर्टेड था, फर्स्ट ओरिजिनल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, जब उसने शिफ्टिंग की तो बोलता कि ये रहा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो R1 है और ये जो R2 है, ठीक है। आज उसने बोला जो R1 है वो टुवर्ड्स इसके मूव कर गया, तो ये आ गया D डिस्टेंस यहाँ पे। तो R2 कितना इधर को मूव करे, दिस विल बी X ले लेते हैं, तो X फाइंड आउट करके बताओ मुझे कितना आएगा। D डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है पेपर में, वो आपको 3, 4, 5 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं। मैम फिर इसका कोऑर्डिनेट D, 0 आएगा। नो, मैम कोऑर्डिनेट चाहिए क्यों हमें? व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेट्स? वी आर नॉट फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। हमें तो ये बताना है कि ये अगर इधर मूव हो गया तो सेंटर ऑफ मास हिलना नहीं चाहिए, वही रहना चाहिए, तो इसको कितना इधर को मूव करवाऊं सो दैट सेंटर ऑफ मास वही रहे। नहीं है समझ में। देखो, जब ऊपर वाला था हमारे पास तो उससे क्या था, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। यस ये मैम, इक्वल तो वो रखना चाहिए। R1 में से D माइनस कर देंगे तो वो X आ जाएगा, है ना। तो R1 माइनस D क्या आ जाएगा M1 के साथ, बट इधर क्या आ जाएगा, M2 है ना मास हमारे पास, तो X कैसे आएगा? M2 के लिए R2 माइनस X करेंगे फिर हम, यस ठीक है ना। मैम, तो ये हम इसको मोमेंट सॉल्व ऑफ करें। मासेस वाला लगाएंगे। यस, मोमेंट ऑफ मासेस लगाया। ये एक आधा क्वेश्चन ऐसे होता है जो आपको ऑलमोस्ट ट्रिक यही यूज करोगे तभी कैलकुलेट होगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है, सिंस दे आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये तो कैंसिल ही कर दो आप। So therefore minus m1d is equals to minus m2 dx, sorry m2x, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि x कितना आ जाएगा, मासेस आपको गिवन होंगे m1 by m2 into d डिस्टेंस गिवन होगा कितना मूव किया, तो उतना आप डिस्टेंस मूव कर दो। दिस विल बी द डिस्टेंस जिससे इसने इसको मूव किया। क्लियर? यस Yes, ma'am. लिखना जरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देती हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए, आपके पास है थर्ड, ठीक है। समझ आ गया ना सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझे? मोमेंट ऑफ मासेस कंसीडर किया हमने दो इक्वेशन से,
एक ऊपर वाली इक्वेशन में सेम बोल के इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया, एंड बाकी हमारे पास रिमेन सेम। चले Yes, ma'am. लिखिए, in a molecule x, y, कोई भी मॉलिक्यूल है, एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई नहीं, मॉलिक्यूल बोला है तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा एक्स वाई। द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस रख रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एटम एक्स एंड वाई इज 2.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर, इतना है वो। इफ द mass of x is 23 times the mass of y, what is the distance of x from center of mass? x का डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से? हाँ जी आंचल, आपको समझ आ रहा है? कौन सी वाली मैम? दोनों ही। Yes, ma'am. हाँ जी, कोई और ऐसा? अलीना, आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. रिया सब्बरवाल एंड नंदिनी महक कौंडल, वो लड़का कहाँ गया आपने वाला, क्या था उसका नाम? कुणाल। कुणाल इज हियर? कुणाल इज नॉट हियर। हर्ष गुप्ता जी, आपको आ रहा है समझ या सो गए आप? मैम 2.3 है एमस्ट्रॉम। डिस्टेंस, आई गेस इट इज रॉन्ग। R1। नो, आई गेस इट इज रॉन्ग। लेट मी चेक, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 आ रहा है, 0.1। देखते हैं, देखो आपको टोटल आर दे रखा है, दैट इज 2.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, m1 is equals to 23 times of, या mx is equals to 23 times of my। ठीक है, तो अभी आपको जब आर एक्स निकालना है तो ऊपर मास ऊपर दूसरे वाले का होता है इंटू आर होता है आपके पास, एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, तो ये हो गया एम वाई होगा 23 टाइम्स ऑफ एम एक्स इंटू आर, कितना हो गया 2.4, और यहाँ पे कितना हो गया एम एक्स प्लस 23 एम एक्स। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 23 एम एक्स 2.4 डिवाइडेड बाई 24 23 mx कैसे आ गया? mx by भाई 23 हुआ। हम ये तो 2.3 आ रहे हैं। क्या हाँ ठीक है, मैंने ब्लंडर कर दी ना कुछ। क्या Yes, किया? ma'am. mx by 23, अब mx मैंने by भी 23, मेरा मैंने भी भी ये किया। 2.3 आ रहा है। यस। ठीक है, तो 2.3 mx by 20, तो mx by 23 नीचे ले लेते हैं हम, यहाँ पे 24 mx आ जाएगा इंटू 2.4 आ जाएगा आपके पास, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 24 बाई 230 to 24, तो ये कैंसिल 1 by 230, 1 by 230 आ रहा है। No, ma'am. ऐसे ही आया क्या? ऐसे ही आया है क्या सबका? नहीं, मैंने फिर से कोई गलती की है ना? मैम मेरा 0.1 आ रहा है। मैंने कितनी बड़ी स्टार्टिंग से ब्लंडर किया करना। है। ये स्टार्टिंग से आ जाओ यहाँ पे। आर एक्स निकालना था ना, तो यहाँ पे आना था एम वाई इंटू आर, एम एक्स प्लस एम वाई। ठीक है, एम वाई ऐसे ही रहने देंगे हम, है ना, और एम एक्स इन टर्म्स ऑफ एम वाई कितना होगा 23 बाई 23 एम वाई प्लस एम वाई। ठीक है, तो एम वाई इंटू आर 2.4 एंगस्ट्रॉम है, ये 24
my आ जाएगा 23 प्लस ये 24 कैंसल, तो ये आ गया 0.5। अब Yes, ठीक है, ma'am. 1/10 आ रहा है ना, यस मैम 0.1 अब आ extra। रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, पहले क्या किया था हमने? अच्छा, नीचे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं की मैंने। ओके, इजी, Yes, ma'am. वेरी इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट चले फिर। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास n पार्टिकल सिस्टम आ जाते हैं तो उनका आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? n पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, तो आप उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? तो पहले तो 2 थे, तो मैं लिख देती थी m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। अगर आज n आ गए तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, m3 r3 अप टू डॉट 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 mn rn डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 अप टू mn, है ना? तो इसका मतलब क्या, ऊपर क्या मतलब हो गया, समेशन पूरा m1 ri mi ri i कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक ले जाओ, डिवाइडेड बाय समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi, है ना? 2 पार्टिकल के लिए तो 2 ले लेना, 3 पार्टिकल है तो 3 ले लिए, n पार्टिकल है तो ऊपर सबका सम मल्टीप्लाई में मोमेंट ले लेना है और डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ मासेस। समेशन का मतलब होता है सम किया हुआ, सम करके ऐड करना। आई कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, 1 से लेके लास्ट क्या है n तक, 1 से लेके लास्ट n तक। यहाँ पे मासेस क्या है, 1 से लेके लास्ट में n तक, m1 m2 अप टू mn तक। पूछो किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ आया? दोबारा मैम प्लीज। यार आज तुम लोगों को हो क्या गया है, ठीक हो तुम? मैंने बोला था ना यहाँ से फिजिक्स टफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, और वही हो रहा है तुम्हारे साथ। देखो, पहले 2 पार्टिकल सिस्टम था तो उसका m1 r1 प्लस m2 r2 होता है, m1 प्लस m2, है ना? अगर मैं बोलूं कि मुझे n पार्टिकल सिस्टम दे दिया, n पार्टिकल मतलब एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। पहले मैं सिर्फ 2 लेती थी ना, और उनके बीच का सेंटर ऑफ, आज कहते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स है, उनका कोई सेंटर ऑफ मास निकालो। तो मैं क्या करूंगी, सारे मासेस का मोमेंट लूंगी, मोमेंट ऑफ मासेस, m3 r3 प्लस m4 r4 अप टू डॉट 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 mn rn, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने मासेस होंगे m3 प्लस m4 प्लस अप टू mn। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। है ना? तो इसको जब हम उसकी स्टैट्स की टर्म्स में लिखते हैं ना, तो हम समेशन लगाते हैं। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, कि इनके किसको करना है ऐड, प्रोडक्ट करना है m और r का, mi ri, i कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से शुरू होकर लास्ट कहाँ तक, n तक, डिवाइड बाय, फिर से समेशन करना, किसका करना, नीचे मासेस का सम करना, i का मतलब है 1 से लेके n तक। अब आपको 5 पार्टिकल लिखा है तो 1 से लेके 5 तक ऐड करना, तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 6 दिया है तो 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 7 तक। तो ये आ गया आपके पास सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब क्लियर है सबको? अब तो नहीं कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस तो चले फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक और लेवल अप करके चलते हैं। दिमाग प्लीज अपने खोल के आना, ठीक है ना? ढंग से पढ़ के आना पीछे के कॉन्सेप्ट्स, तभी चलेगा आगे काम। ओके ओके मैम। ठीक है गर्ल्स, ओके ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank you. Bye, ma'am. बाय।